आउट हो गया आंसर। बहुत रीटेक्स हो गए ना। भाई थक गई मैं। तो कंसिस्टेंसी, पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट, यही सारी चीजें है जो एग्जाम मांगता है। थक गई मैं बोलते बोलते। हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज के हमारे गेस्ट रुक जा मेरे। तो ये हमारे स्कूल टाइम सीनियर हैं, हमसे एक क्लास बड़ी क्लास में थी ये। तो सिर्फ एक साल गाइस। हाँ, सिर्फ एक साल। तो आप इनसे इनका इंट्रोडक्शन सुन सकते हो। दीदी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? नाम सबने सुन ही लिया है और करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम। साइड बाय साइड आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम लर्निंग एज वेल। तो मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। और लाइफ में जो भी एडवेंचरस चीज़ होती है मैं फटाफट उसको करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो बस यही इंट्रोडक्शन छोटा सा। और बाकी जान ही जाओगे आप लोग, जो ये मेरे से सवाल करेगी और मैं ऑनेस्टली उनके जवाब दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम और क्या चल रहा है लाइफ में। तो क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डरने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं। What's the first memory that comes to your mind when you think about school? ठीक है, तो जैसा अभी मैं सोच रही हूँ स्कूल के बारे में, तो दोस्तों की याद आती है, क्लासरूम्स की याद आती है, टीचर्स की याद आती है, स्पेशली असेंबली की याद आती है। और स्कूल लाइफ में, स्कूल टाइम में बेस्ट टाइम जो हम लोग का रहा है वो हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, याद है, CCA वाले। तो वो वाला टाइम बहुत बेस्ट रहा है जब हम लोग पूरे टाइम म्यूज़िक रूम में होते थे और वी यूज़ टू प्रैक्टिस रेकलेसली और हमें स्कूल वाले रिफ्रेशमेंट्स देते थे। दैट वाज द बेस्ट मेमोरी आई हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो स्कूल टाइम में? हाँ, आज भी वो फ्रेंड है, ज़िंदा है, बहुत अच्छा खासा तगड़ा होता जा रहा है वो। और एज सच पर्टिकुलर किसी एक इंसान ने नहीं मोटिवेट किया या किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे वो मोटिवेशन नहीं रहा। जब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और वो एक इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा है, तो फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ स्कूल, फर्स्ट सेकेंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद करेंटली जब हम लोग अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी है, वी ऑल आर ऑन आर ग्राइंड मोड। तो उस टाइम पे भी जब मैं देखती हूँ कि वी आर स्टिल इन टच, वी आर स्टिल टुगेदर, और कभी भी ऐसा होना कि बीच में 6 महीने का गैप हो गया, साल भर का गैप हो गया, बात हो रही है, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार इतने टाइम बाद बात हो रही है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि यार कल ही तो बात हुई थी। तो वो फ्रेंड मेरा हमेशा से ही मोटिवेट करता रहा है मुझे। और अभिषेक वर्मा, सब जानते हैं उसको वर्मा के नाम से, तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और कोई ऐसा फ्रेंड जिसने आपको बहुत डिमोटिवेट किया हो, कि जिसको आप चाहते हो कि लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था ये पर्सन? ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई तो मेरी पर्टिकुलर फ़िलॉसफी बहुत, मैं ऐसा बहुत फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ के कि लाइफ में जब इंसान आते हैं आपके, तो या तो आपको वो कुछ सिखा के जाएंगे या फिर वो आपको बिल्कुल ही ऐसे ही चले जाएंगे और कुछ एक्सपीरियंस देंगे या फिर आपकी लाइफ में रह जाएंगे। तो जो लोग चले गए वो कुछ सिखा के ही गए हैं, डिमोटिवेट किसी ने नहीं किया, क्योंकि मेरी विल बहुत स्ट्रांग है, मैं डिमोटिवेट होती नहीं हूँ जल्दी से। और सभी अच्छे रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखा के ही गए हैं, तो कोई ऐसा है नहीं, स्कूल टाइम का स्पेशली नहीं है। तो कोई ऐसा टीचर जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जिसको हाँ, आप अभी भी याद करते हो? बहुत टीचर्स अभी भी जिनको मैं याद करती हूँ, वन ऑफ देम आर दीपक सर, ठीक है, मंजूषा मैम, सुनील सर थे हमारे स्कूल में, हाँ। ठीक है। तो ये कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से लाइफ में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, समझ में आया है कि जब टीचर एज अ फैसिलिटेटर और एज अ हेल्पर और एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में होता है, तो आपको पढ़ाई से डर नहीं लगता। आप फिर पढ़ाई से भागने की बजाय पढ़ाई की तरफ, टूवर्ड्स स्टडीज़, आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। तो बहुत से टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मोटिवेट किया है, हमेशा ही किया है। तो उन्होंने ऐसा क्या सिखाया आपको, मतलब अकेडमिकली एंड लाइफ में भी? देखो, अकेडमिकली तो सभी टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट का पर्टिकुलर जो भी होता है वो सिखाया ही सिखाया है, बट अदर देन दैट जब हम लोग एक क्लास में होते हैं और टीचर का बिहेवियर जो स्टूडेंट्स के साथ होता है, दैट टीचर्स अस काइंडनेस, ठीक है। टीचर जिस हिसाब से हर बच्चे के लिए एवर रेडी हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो दैट टीचर्स अस टू बी हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स।
तो हर टीचर कुछ ना कुछ सिखाता गया, और मुझे तो लगता है कि लाइफ में ना हर इंसान कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है। तो नॉट जस्ट विद टीचर्स, स्टूडेंट्स, हमारे फेलो क्लासमेट्स भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हमें। तो ये सारा जो भी आज मैं हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एडअप है हर स्टेज ऑफ माई लाइफ का, क्योंकि जो भी मेरी मेंटालिटी है, जो भी जिन भी आइडियल्स को मैं फॉलो करती हूँ या जैसा भी मैं चाहती हूँ लाइफ में जीना, वो सब उन चीज़ों से इंस्पायर हुआ है। दैट्स इट। When did you realize that you wanted to become a teacher? ओके, सो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी। कौन से कॉलेज से किया है आपने? आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज, और मेरा कोर्स जो मैं परस्यू कर रही थी दैट वाज इंग्लिश ऑनर्स। सो जब मैंने कोर्स परस्यू किया तो मेरा बहुत ना फंडा क्लियर था कि कॉलेज में जाना है तो सिर्फ पढ़ने तो नहीं जाना, और मैं ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई की होके रह जाती, वो मेरे बस की नहीं थी। मुझे बहुत ज़रूरी है बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अलग अलग सोसाइटीज़ होती है कॉलेज में, मैंने सबका ट्राई किया, ज्वाइन करने का सोचा। बट देन आई न्यू कि हमारे कॉलेज में एनसीसी की यूनिट भी है, और जैसे ही मुझे पता चला द नेक्स्ट मोमेंट आई वॉज इन एनसीसी रूम, और मैं अपनी सीनियर को बोल रही थी कि मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने हमारे कॉलेज का ना जो एनसीसी ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस बहुत 2-3 किलोमीटर का है। उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ से उस गेट तक एक रनिंग करनी है इतने मिनट के अंदर का, ठीक है तो हो जाएगा। और मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ जिसका मोटो एनसीसी ज्वाइन करने का नहीं था, उसको सिर्फ एनसीसी ज्वाइन करनी थी ताकि वो अपने घर से निकल सके। तो हम दोनों गए, हम दोनों ने रनिंग करी और हमको फॉर्म दे दिया गया एनसीसी का, और बोला कि तुम लोग ज्वाइन कर लो एनसीसी। तो दैट वाज माई गो टू मोमेंट इन कॉलेज। और फिर उसके बाद जब मैं एनसीसी लाइफ में एंटर किया ना, मैंने कैंप्स देखे, डिफेंस लाइफ का लाइफस्टाइल देखा, तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नॉट माई स्लाइस, ठीक है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए प्रोफेशनली। फिर मुझे लगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही थी बच्चों को, और ट्यूशन्स अपना सस्टेन करने के लिए कि घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े। तो धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फिर मुझे लगा कि ठीक है और क्या क्या करियर ऑप्शंस मैं देख सकती हूँ। तो आउट ऑफ एवरीथिंग मुझे ये लगा कि बीइंग अ टीचर इज़ व्हाट आई कैन डू विथ माई होल हार्ट। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो लेट्स गिव इट ऑल, अब जो करते हैं यही करते हैं और अपना सब कुछ देते हैं इसी मतलब प्रोफेशन हर को। चीज़ आपने ट्राई की और लास्ट में फिर नहीं, आपने ऐसा नहीं है हर चीज़ ट्राई करी। आई ट्राइड ओनली गोइंग इन द डिफेंस पार्ट, क्योंकि ना वो दिमाग में हमेशा से ही होता है कि एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल वो मेंटेन करना और वो सारी चीज़ें। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिफेंस, क्योंकि एनसीसी में मैंने आरडीसी कैंप्स किए थे, आरडीसी 2019 जो रिपब्लिक डे परेड हुआ क्या था। होता है वैसे? आरडीसीज रिपब्लिक डे परेड जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें एनसीसी यूनिट का एक कंटीजेंट चलता है। तो उस कंटीजेंट वो पब्लिक की जो परेड होती है दैट इज़ इन जनवरी, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है सितंबर से स्टार्ट। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ना अलग अलग कैंप्स लगाए जाते हैं जिनमें बच्चे छटते जाते हैं, और एंड तक सिर्फ वो 50 बच्चे बचते हैं जो फाइनल परेड में जाते हैं। तो उन कैंप्स में आई वॉज देयर, इवन लास्ट परेड तक भी आई वॉज देयर। तो जब उस लाइफस्टाइल में मैं थी और मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और इसमें सबसे जो ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि घर से हमेशा दूर रहना पड़ेगा आपको। और मैं बहुत फैमिली पर्सन हूँ, मुझे आसपास अपने मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, डिफेंस मेरे लिए नहीं है। फिर उसके बाद इतना सोचना नहीं पड़ा मुझे टीचिंग लाइन के लिए, क्योंकि दैट वाज द थिंग आई लव टू डू। पढ़ाना, लोगों को नॉलेज देना, इम्पार्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे लगा कि अब यही है करियर। What makes teaching such a special career for you? ठीक है, सच क्यों अ अच्छा लगता है स्पेशल करियर। जैसे मेरे लाइफ में मेरे टीचर्स रहे हैं, दे ऑल वर वेरी मोटिवेटिंग, दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव। तो मुझे ना हमेशा ऐसा लगा है कि आपको अगर सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट लाना है, बड़ा चेंज लाना है, तो उसका जो एकदम इनिशियल स्टेज है, अगर आप उस स्टेज में बच्चों के दिमाग में सीडिंग्स वैसी कर देते हो कि बच्चे बड़े होकर उस डायरेक्शन में सोचें, तो आप इन अ सोसाइटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो। ठीक है, अब सोसाइटी में इम्पैक्ट लाने के लिए मेजरली 2 तरीके होते हैं।
या तो आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर लो, या फिर आप एज एन एजुकेटर ज्वाइन करो, जहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लो या उनको सही रास्ता दिखा दो, राइट। अब मुझे टीचिंग इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब बच्चों को सही रास्ता दिख जाता है, जब वो अपना आइडियल ऐसे लोगों को देखते हैं जो सोसाइटी के लिए, या जो अपने आप से बहुत ऑनेस्ट हैं, जो अपने आप से बहुत सच्चाई के साथ हर एक चीज़ करते हैं, तो मुझे लगता है वो चीज़ उनको इंस्पायर करती है, और इन द एंड धीरे धीरे करके बहुत अच्छा सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द स्पेशल थिंग जिसकी वजह से टीचिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, जब आप उनके साथ होते हो, तो वो जब आपसे वो एक बॉन्ड क्रिएट होता है ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं होता, वो एज अ फैमिली बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और सेकेंड फैमिली ऑब्वियसली। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने फर्स्ट ईयर स्कूल ज्वाइन किया था और मैं क्लास 8th की क्लास टीचर बनी थी, तो स्कूल के बच्चों का और मेरे बीच का गैप बहुत कम था, तो दे यूज़ टू सी मी एज देयर एल्डर सिस्टर, और वो जो ट्रस्ट उनकी आंखों में मैंने देखा था ना, दैट वाज सो प्योर। तो मुझे वो जो ट्रस्ट होता है ना बच्चों की आंखों में, दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट। What's the biggest challenge in preparing for government teaching exam? बिगेस्ट, वैसे तो हर एक सिचुएशन ही चैलेंज बन जाती है, बट बिगेस्ट चैलेंज इज़ कंसिस्टेंसी। क्योंकि ना आपको पता है कि आपको कंटिन्यूसली फॉर 2 to 3 months एक ही चीज़ को, एक ही रूटीन को फॉलो करना है, और ना वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। मैं भी नहीं रह पाती कंसिस्टेंट। मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और सैटरडे संडे मेरा होता है चलो घूम के आते हैं, और फिर जब मंडे स्टार्ट करते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक तो होती ही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तब तो बहुत बहुत ईजी है आपके लिए हर एग्ज़ाम, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एसएससी का हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, तो वो इजी हो जाता है कंसिस्टेंसी की वजह से। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है, कंसिस्टेंसी। बिगेस्ट। सुन लो गाइस, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं रहते हो तुम लोग। मैं भी नहीं रहती हूँ, बीच में टूट जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ अपने गोल्स को, क्योंकि मैं वीकली गोल बना के चलती हूँ। तो मुझे ये होता है कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अगर मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो सैटरडे संडे मैं टाइम स्लॉट कम कर देती हूँ, कि अगर मुझे बाहर जाना है तो इस हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ कि इस टाइम तक घर आ जाऊँगी, इस टाइम से पढ़ लूँगी। तो वो वीकली गोल्स मैं अपने पूरे कर लेती हूँ। बट कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो कंसिस्टेंट रहना सीख लो, बहुत काम आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और है यहाँ से कि कुछ लोगों को ना मिथ रहता है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम से या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से, कि ये तो ऐसे ही निकल जाता है, इसमें तो इतना पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें बस इतना पढ़ लो निकल जाएगा। तो ऐसा कोई मिथ है आपके माइंड में कि बहुत सुना हो आपने? नहीं, मतलब सुना तो मैंने भी है, और ना जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए, उनके मुंह से ये बात मैंने ज़्यादातर सुनी है कि यार ये क्या है, हो जाएगा आराम से। लेकिन जो इंसान पढ़ रहा है और जो इंसान उस प्रैक्टिस में है ना, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, जो हम स्कूल लाइफ में पढ़ते आया वही है। लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब आपसे एक एक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और आपको नहीं पता कहाँ से क्या सवाल आ जाएगा, आपकी कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप आता हुआ भी गलत कराओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ना है ही। और जो मिथ मतलब जो बोलते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, बेकार है, वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, जो भी एग्ज़ाम बच्चा क्लियर कर रहा है या जो भी मेहनत कर रहा है उसका क्लियर होता है। One subject you used to hate in school time? I used to hate maths a lot Till till 10th, पीछा नहीं छोड़ रही है। till 10th, ठीक है। मतलब 10th तक, 8th तक ऐसा था कि मैथ्स मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ ही नहीं आता था क्या नहीं था। फिर 9th और 10th में मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया मैथ्स को, तो आई स्कोर्ड वेल इन मैथ्स, आ गए थे 10 CGPA। फिर उसके बाद 11th में मैथ्स छोड़ ही दी थी। अब जब प्रिपरेशन के टाइम पे दोबारा मैथ्स आ रही है और जब मैं एक एक चीज़ को बेसिक्स से समझ रही हूँ और कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस बन रहे हैं मुझसे, तो मुझे लग रहा है कि यार इतनी भी मुश्किल नहीं थी। अदर देन दिस 11th-12th में द सब्जेक्ट and the subject teacher I used to hate was chemistry। नहीं यार, नाम मत डालना, उसके चाहने वाले कोई वीडियो देख ले तो मेरी ऐसी तैसी हो जाए।
तो केमिस्ट्री वॉज द सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर थी इतनी ज़्यादा रूड थी यार वो, मतलब उनकी क्लास में कभी मन ही नहीं किया कि बैठो। और ऐसा होता था ना जैसे थर्ड फोर्थ पीरियड दोनों केमिस्ट्री के हैं, तो मैं कोई ना कोई बहाना लगा के भाग जाती थी क्लास से। कभी मैं ग्राउंड में हूँ, कभी मैं किसी लैब में बैठी हूँ। तो मैंने कभी केमिस्ट्री की क्लास अटेंड नहीं करी। केमिस्ट्री में जो भी मैं पास हुई हूँ, जितने भी नंबर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्यूशन के भरोसे आए हैं। स्कूल में मैंने केमिस्ट्री हाथ भी नहीं लगाई है। आई हेट दैट टीचर। सब्जेक्ट और जो लोग मेरे साथ के उनको पता होगा ये चीज़ कि मैं केमिस्ट्री वाली मैम से इतनी डांट खाती थी, क्योंकि मैं उनको कभी क्लास में ही नहीं दिखती थी। और रीज़न क्या था मेरा क्लास में ना होने का, यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्लास में बैठ के क्या करूँ। तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, दो पीरियड में खाली बैठी रहूँगी क्लास में, इससे बढ़िया बाहर घुमाती हूँ। तो मैं कभी क्लास में एक्सप्लोर नहीं कर लिया बैठी। जाए कुछ और। बिल्कुल। यूट्यूब फॉर प्रिपरेशन। ओके सो तुम मुझे सब्जेक्ट्स याद करवाती जाना, मैं बुक्स तुम्हें बताती जाऊंगी। देखो फॉर जीके और जनरल जो भी हमारी नॉलेज है, स्टैटिक वाली जो जीके आते हैं उसके लिए ल्यूसेंट बेस्ट है। और इसका अगर यूट्यूब चैनल चाहिए तो परमार एसएससी, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बता देते हैं वो। और अब तो इनके पॉडकास्ट भी शुरू हो गए हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपने टॉपिक स्टार्ट कर लिया और आप सुन सुन के वो काम कर सकते हो। तो ये दो गो टू सोर्सेज हैं, बुक्स और उसके यूट्यूब चैनल। इसके अलावा इंग्लिश, तो क्योंकि इंग्लिश मेरा काफ़ी सही सब्जेक्ट है तो इंग्लिश पे मैं इतना टाइम नहीं देती। जो बुक मैंने रेफ़र करी थी वो थी नीतू सिंह की, जो कंपटीशन वाली बुक आती है नीतू सिंह की। उसी में है सब कुछ, वो कैब उसी में ही है। अगर अलग से आपको अपनी वो कैब एनहेंस करनी है, न्यूज़पेपर्स पढ़ो बेस्ट है, नई नई बुक्स पढ़ो बेस्ट है, एज अ हॉबी आपको करनी है तो। बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो नीतू सिंह वाली बुक मोर देन इनफ है, उसमें सारी वो कैब्स आती हैं। और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स के लिए आई प्रेफर कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं प्रेफर किया मैंने। मुझे मैथ्स जो उनसा टॉपिक जिस टीचर से समझ में आया, यूट्यूब में कभी भी कोर्सेज नहीं खरीदने। यूट्यूब से कोई भी कोर्स खरीदे नहीं है कभी भी मैंने। अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स डिसाइड किए, पर्टिकुलर टॉपिक्स सर्च किया और जिस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है उससे पढ़ा मैंने। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत अवेलेबल है, तो क्वेश्चंस लगाते जाओ, सॉर्ट होता जाएगा। तो यही, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदी मैथ्स वगैरह के लिए, तो इसी से ही मैं मैथ्स कर रही हूँ। रीजनिंग के लिए एक किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है, प्रीवियस ईयर। अब DSSB में हिंदी आती है, टीचिंग एग्जाम्स में हिंदी आती है, इवन KVS में भी हिंदी आती है। तो हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। हिंदी ऐसा नहीं है कि आपने 10th तक पढ़ी है तो हो जाएगा। हिंदी बहुत बेसिक्स आती है जो नहीं याद होती 10th 11th करने के बाद भी, ठीक है। तो वर्णमाला आती है, स्वर व्यंजन आते हैं, फिर तत्सम तद्भव वर्ड्स वाले जो होते हैं। तो इनके लिए यूट्यूब पे बहुत अलग अलग टीचर्स हैं, किसी भी एक का जिसका आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदी का कंटेंट कम है, याद करने वाला ज़्यादा है कि कौन से वर्ड्स क्या होते हैं। तो वो वीडियोस के थ्रू आप अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपका कंसर्न सब्जेक्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पार्ट बी के लिए। तो जैसे मेरा कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश है और मेरे लिए थोड़ा ईजी वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट था, तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ना आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल की आपको तैयारी चाहिए। CTET in one word। CTET in one word, देखो ठीक है, CTET हमारी जो भी कंट्री है इसमें ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन को ना ऐसा लोगों ने समझा हुआ है कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर पाए लाइफ में तो चलो टीचर बन जाओ, बच्चों को पढ़ा दो, है ना, कि अच्छा टीचर हो, क्या ही ज़रूरत है एक्स्ट्रा कुछ करने की, है ना, क्या स्किल्स बढ़ाओगे तुम, सब कुछ आता ही होगा तुम्हें। तो ये जो मिथ है ना एक, कि कुछ नहीं करना होता टीचर बनने के लिए और लाइफ में कुछ और प्रोफेशन में नहीं कर पाए तो टीचर बन जाओ, तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए CTET अच्छा है कि एटलीस्ट आप टीचर तब कहलाओगे जब आप ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। अब CTET भी एग्ज़ाम्स में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं नहीं होता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी सुन रही होंगी, ठीक है। तो CTET बहुत मुश्किल नहीं है, और अगर CTET तुमसे क्लियर नहीं हो रहा है इन फर्स्ट गो और सेकंड गो, तो यू रियली हैड टू वर्क
अ लॉट हार्डर, क्योंकि सीटेट बहुत बेसिक है आने वाले जो भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे आप केवीएस की, एनबीएस की या ईएमआरएस या डीट्रिपल की बात करते हो, तो सीटेट बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल पे है और जो बाकी एग्ज़ाम्स मैंने बोले वो 5th या 6th लेवल पे है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। जो बाकी एग्ज़ाम्स अगर आप एम कर रहे हो तो आपको सीटेट यूं कर लेना चाहिए, बट नहीं हो रहा है तो यू हैव टू वर्क हार्डर। बोर तो नहीं हो रहे ना? सही है, ज़रूरी है पूछना भी। हो हाँ। भी रहे हो तो कोई बात नहीं, पूरा देख लो बस। बहुत इंस्पायर कर लिया दीदी हमें, ऐसा लग रहा है कि बस अब तो लग जाओ पढ़ाई में। यार अगर तुम जेन्युइनली कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हो तो टाइम तो देखो देना पड़ता है, और टाइम के साथ साथ ना बहुत पेशेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप देखते हो ना आपके दोस्तों को कि कोई किसी और जॉब में लग गया, कोई इतना कमा रहा है, कोई इतना कमा रहा है, और आप देखते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको डिमोटिवेट करती है। बट अपना गोल्स सेट करके और उस चीज़ के लिए करते जाओ बस मेहनत। वन थिंग दैट एवरी टीचर शुड स्टॉप डूइंग। स्टॉप डूइंग, कंपैरिजन बंद कर दो, मतलब फेलो स्टूडेंट्स का, दोस्तों का, सिबलिंग्स का कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अब पढ़ते हैं पेडागोजी में भी, तो इंडिविजुअल डिफरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, और ये फैक्ट भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही एकदम धुरंधर हो सकता है वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। तो जिस चीज़ में, जिस स्किल में उस बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करो और कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो। जो मैं कभी नहीं करूँगी और कभी करती भी नहीं हूँ वो यही है कि मैं कभी भी कंपेयर नहीं करती हूँ बच्चों को। और मतलब जिनको इवन लगता है ना कि मैम हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे तो नंबर ही नहीं आते, कितनी मेहनत कर लो, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही कोई बात नहीं, कुछ और देखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ताकि तुम अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाओ। ऐसा ना रहे कि पढ़ भी नहीं पा रहे, पढ़ाई में भी सब कुछ दे दिया, वो भी नहीं हो रहा, और कोई और स्किल भी डेवलप नहीं कर पाए। तो टीचर्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इफ नॉट अ टीचर व्हाट वुड यू बी? अगर मैं टीचर नहीं होती और मेरे में हिम्मत होती बहुत ज़्यादा कोरोना के टाइम पे, कोविड टाइम पे वीडियोस बनाने की, तो मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाती। टीचर नहीं बनती तो मैं किसी ना किसी सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में जाने की मैं पूरी कोशिश करती, और मुझे पता है कि अगर मैं कोशिश करती तो मैं वो चीज़ कर लेती। बट ज़्यादा इंटरेस्ट अब मेरा इस चीज़ पे है जो अभी मैं कर रही हूँ। तो और किसी राइटर ने ये बोला है कि अगर आप वो काम करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो आपका कोई भी दिन वर्किंग नहीं होता, आप हर दिन इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो अपने काम पे। तो आई थिंक कि वही मोटो है लाइफ का, कि काम को काम की तरह नहीं, है ना, एंजॉयमेंट की तरह करना चाहिए। मतलब आप अभी भी स्कूल टाइम में रहना चाहते हो या कॉलेज टाइम? मतलब कौन सा टाइम आपका ज़्यादा बेटर है? स्कूल टाइम, स्कूल टाइम। आँख बंद करके स्कूल टाइम। कॉलेज तो सबका बेकार ही जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कॉलेज बेकार नहीं गया, बट स्कूल में ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी जो दोस्ती होती है ना वो विदाउट एनी मोटिव होती है, वो बस दोस्त बन जाते हो, प्योर होती है दोस्ती। प्योर दोस्ती होती है। और कॉलेज में आपसे जो भी दोस्ती हो रही है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द जो भी आपकी फ्रेंडशिप कॉलेज में होती है या जो चलती है वो किसी ना किसी मोटिव से होती है, या सामने वाला प्योर नहीं होता, या मतलब थॉट्स एकदम मैच नहीं कर पाते दोस्ती जो कॉलेज में होती वो है। ज़बरदस्ती का होता है कि तू भी आ रही है, मैं भी आ रही हूँ, तो चल बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती वाली भी बात नहीं है, बट ना कहीं सेल्फिश हो जाते हो आप जब कॉलेज में आते हो। और बचपन की जो आपकी दोस्ती होती है ना, तब तक हमें सेल्फिश वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आता, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बट ठीक है, हर टाइप के दोस्त ज़रूरी है लाइफ में। What advice would you give to someone who is starting their journey in teaching? इफ़ समवन इज़ स्टार्टिंग देयर जर्नी एज अ टीचर और टीचिंग में परस्यू कर रहा है वो इस करियर को, तो सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये रहेगी कि आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए, कि आप अगर इस फील्ड में या इस प्रोफेशन में जा रहे हो तो आप किस पर्पस से जा रहे हो। आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, या आपको ऐसा ही जॉब चाहिए जहाँ पे आराम ज़्यादा हो, काम कम हो, या फिर आपको जेन्युइनली चेंजेस लाने हैं बच्चों की लाइफ में। तो पहला तो पर्पस अपना क्लियर रखो, और अगर आपका पर्पस क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को करते जाते हो, आप अपना रास्ता खुद बनाते जाते हो। और दूसरी एडवाइस ये रहेगी टीचर्स के लिए कि आप अपनी स्किल्स को ना, मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक चीज़ सीख ली और आप उस चीज़ को सीख के छोड़ दिया आपने उस चीज़ को।
मतलब आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू करनी चाहिए हमेशा। आप कितने ही बड़ी पोस्ट में टीचर बन जाओ, कितना ही कुछ कर लो, आपको हमेशा स्टूडेंट रहना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो दैट इज़ द एडवाइस कि नेवर गिव अप being a student and always continue learning. In one line, define what being a teacher means to you. एक लाइन में बोलना है बस। मैं ऐसा टीचर बनना प्रेफर करूँगी बच्चे जिससे डरे नहीं, राइट बच्चों को मतलब अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है ना, तो वो इस माइंडसेट से ना आए कि यार मैम कुछ नेगेटिव बोल देंगी या मैम हमारी बात नहीं सुनेंगी। तो हमेशा ओपन रहूँ मैं हर एक बच्चे के लिए, विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंसेस बच्चों को आपस में। तो मैं यही चाहती हूँ कि ओपन टू ऑल, बच्चों के लिए ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो, बिल्कुल भी बायस्ड ना रहूँ। ऑल्दो ना बायसनेस आ ही जाती है जब आप पढ़ा रहे होते हो, तो आप देखते हो कि क्लास में इतने बच्चे हैं और आउट ऑफ इतने बच्चों में ये 2 बच्चे बहुत सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उन 2 बच्चों की तरफ फेवर करने लगते हो। वो नेचुरली है। हम जैसे 3 सिबलिंग्स और तीन में से अगर एक ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मम्मी पापा ऑटोमेटिकली उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसकी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो बायसनेस थोड़ी बहुत आना ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। If your future students are listening to this, what would you like to tell them? फ्यूचर स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरे हों चाहे किसी के भी हों, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी ना किसी भी सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, गिव अप मत करना। और हमेशा ही जिस भी चीज़ को आप परस्यू कर रहे हो और जिस भी चीज़ पे आपका मन है बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ को फॉलो करने का, उसको फॉलो करते जाओ। डिमोटिवेट कभी मत हो, करते जाओ, कभी ना कभी तो रिज़ल्ट आएगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हर बोलते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है, तो हर इंसान का भी दिन आता है। और सबका दिन, जब आप मेहनत करते हो, जब आप सच्चाई से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो वो चीज़ रिजल्ट ज़रूर लाती है। और बाकी आप तो मिल ही रहे हो फिर अपने स्टूडेंट्स से। हाँ बिल्कुल। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही डेली उनको मैं मोटिवेट करने के लिए यही बोलती हूँ कि जो भी काम कर रहे हो पूरे मन से करो, लोड मत लो किसी भी चीज़ की। मम्मी पापा तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो चाहे गलत करके आ रहे हो, तो भी मम्मी पापा इतने भोले होते हैं कि सपोर्ट कर देते हैं। तो अपने आप से ना अपना विश्वास कभी खोने मत दो। मतलब जो आपका खुद पे विश्वास है, जो आपको ट्रस्ट है अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर, उसको कभी खोने मत दो। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो इस चीज़ में? मेरी फैमिली पूरा मतलब 50% जो मेरी थिंकिंग है वो मेरी बहन और मेरी पापा की वजह से, मेरे पापा की वजह से है। मतलब अगर मैं लाइफ में किन्हीं 2 इंसान को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती हूँ या आइडियल मानती हूँ, तो मेरे पापा और मेरी बहन है। क्योंकि टच वुड मैंने ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जो अपने आप को पीछे रख के और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है। तो मेरे लिए वही दोनों, ऐसा नहीं है कि मम्मी से मुझे प्यार नहीं है, मम्मी से बहुत प्यार है, और मम्मी ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट है। फ्रेंड्स तो अपनी जगह है ही है, फैमिली सपोर्टिव होना तो 10% चीज़ें आपके दिमाग से ख़त्म हो ही जाती हैं। वो जो 70-80% रहता है वो सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है। आपको जब पता होता है कि ठीक है घर जाके खाना मिल जाएगा, तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो। तो वो वाली चीज़ें हैं जो सॉर्टेड है मेरी साइड से। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इफ योर फ्यूचर सेल्फ इज लिसनिंग टू दिस, व्हाट वुड यू वांट टू रिमाइंड यू? अगर मैं इन फ्यूचर इस वीडियो को दोबारा देखूंगी तो मैं अपने आप को यही बोलना चाहूँगी, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, दैट्स इट। क्योंकि जो भी मैं काम कर रही हूँ या जिस पोजीशन पे भी मैं उस टाइम पे होंगी, मैं अपने आप को यही याद दिलाना चाहूँगी दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। और ग्राउंडेड हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है। और कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चली जाऊँ, जो मैं अभी हूँ ये मेरा नेचुरल सेल्फ है। और अगर मैं अपने नेचुरल सेल्फ को मैनिपुलेट या चेंज नहीं करूँगी तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। तो अपना ऑथेंटिसिटी नहीं खोनी है, अपनी जो आपकी प्राउडनेस वाली चीज़ है उसको लाना है, लेकिन अहंकार नहीं लाना है। और सबके साथ अच्छा रहना है, किसी के साथ बुरा कुछ नहीं करना है। बस यही चीज़ें हैं जो बतानी है।
बहुत अच्छा लगा, बहुत Finally. सीखा बहुत सीखा सच में। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी वीडियो में आने के लिए। ठीक है, तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी और ऐसा कभी 1-to-1 बातचीत नहीं हुई है, ऑल्दो ऐसा ज्ञान हम आपस में दोस्तों को देते रहते हैं, बट एक प्लेटफॉर्म पे आना और इतने सारे लोगों से कनेक्ट करना, थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड दिस वुड बी इन माई मेमोरीज फॉर एवर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।